हेलो गाइस, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम शाफ्ट सिंकिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके माइनिंग की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और यह क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस के ऑलरेडी पार्ट्स में वीडियोज आ चुके हैं, लेकिन इस एक सिंगल मास्टर वीडियो की मदद से आप सारे एमसीक्यूज शाफ्ट सिंकिंग से रिलेटेड कवर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहला क्वेश्चन हमेशा की तरह उड़न खटोले पे एक बार फिर से आते हुए, विच टाइप ऑफ शाफ्ट्स रेजिस्ट मोर साइड प्रेशर? कौन से शाफ्ट जो है ज्यादा से ज्यादा साइड प्रेशर को रेजिस्ट कर सकता है? रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर या फिर ट्रायंगुलर? कौन से प्रकार का शाफ्ट साइड प्रेशर को ज्यादा से ज्यादा रेजिस्ट कर सकता है? आपका यह शाफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब इस शाफ्ट के ऊपर साइड में से प्रेशर आता है। ठीक है, दोनों साइड से भयानक वाला प्रेशर आता है। ठीक, अब इस साइड प्रेशर को अगर मैं सर्कुलर को लूं और रेक्टेंगुलर का ही एग्जांपल ले लूं और ट्रायंगुलर का ले लेते हैं, तो इस पे जब प्रेशर आएगा इस पे, तो ये आपका जो ट्रायंगुलर वाला है ये कुछ इस तरीके से बल्ज आउट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर करें तो ये कुछ इस प्रकार से आपका बाहर की तरफ निकल आएगा, बल्ज आउट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं सर्कुलर की, तो सर्कुलर में जब साइड प्रेशर आता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, पढ़ते भी जाएंगे यार थोड़ा थोड़ा ताकि याद रखने में आपको आसानी रहे। तो ये क्या करता है, ये इधर की तरफ भागेगा, ये इधर की तरफ भागेगा तो ये बल्ज आउट नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए सर्कुलर इज द राइट आंसर। ये ज्यादा से ज्यादा साइड प्रेशर को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ रेक्टेंगुलर शाफ्ट? निम्न में से रेक्टेंगुलर शाफ्ट का बेनिफिट कौन सा नहीं है? इजी टू सिंक, लेस रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन, बेटर रेजिस्टेंस टू साइड प्रेशर, या फिर ऑल ऑफ द अबव? मतलब सिंकिंग करना भी आसान, रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन भी कम होता है, और साइड प्रेशर को भी अच्छे से रेजिस्ट कर लेता है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनमें से सभी जो है तो कोई सा भी बेनिफिट नहीं होता है रेक्टेंगुलर शाफ्ट का। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये सब सर्कुलर शाफ्ट के, हाँ ये भी बता दूं, ये जितने भी बेनिफिट्स हैं ये सब सर्कुलर शाफ्ट के बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट्स याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जहां पे लिख दो इंपॉर्टेंट, जो बता रहा हूं इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट है, उसको रटना पड़ेगा। रटो चाहे जैसे याद रखो, याद रखो बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि ये बोलता है विच वाइंडिंग इज यूज्ड इन शाफ्ट सिंकिंग? ये तो सबसे हलवा क्वेश्चन है आपके लिए। शाफ्ट सिंकिंग में कौन सी वाइंडिंग यूज होती है, किस टाइप की? ड्रम, कोप, फ्रिक्शन, या इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर सभी, सभी यूज कर लोगे। शाफ्ट सिंकिंग के टाइम पे ड्रम वाइंडिंग यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच होल्स आर ड्रिल्ड फॉर द साइड सिलेक्शन ऑफ शाफ्ट बाय गेटिंग द कोर? साइड शाफ्ट की साइड सिलेक्शन के लिए कौन से होल्स ड्रिल किए जाते हैं ताकि कोर मिल सके हमें? कोर ड्रिलिंग होल्स, पायलट होल्स, बोर होल्स, एंड नन ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, पायलट होल्स ड्रिल किए जाते हैं। ठीक, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स इज नॉट गिवन बाय पायलट होल्स? निम्न में से कौन सी डिटेल्स पायलट होल्स के द्वारा नहीं दी जाती है? कौन सी डिटेल नहीं दी जाती है? शाफ्ट की साइट का कंफर्मेशन नहीं दिया जाता, या फिर वाटर कंट्रोल मेथड्स के का सिलेक्शन क्या होगा ये डिटेल्स नहीं दिया जाता है, या फिर वाइंडिंग सिस्टम कैसा होगा ये डिटेल नहीं दिया जाता है, या फिर शाफ्ट सिंकिंग में कितना समय लगेगा और उसका कितना कॉस्ट बैठेगा ये डिटेल नहीं दिया जाता है।
तो पायलट होल्स की मदद से हमें कौन सा डिटेल नहीं मिलता है? तो अब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, कि वाइंडिंग सिस्टम का सिलेक्शन, ये डिटेल्स की हमें जरूरत भी नहीं पड़ती है। आपको बाकी की ये 3 डिटेल्स याद रखनी है, ये शाफ्ट सिंकिंग के डिटेल्स, मतलब पायलट होल्स ड्रिल करने के डिटेल्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डी नहीं है भाई, सी है। नॉट नॉट बोला है ना आपका। जो पायलट होल है वो एक तो बताता है क्या, कंफर्मेशन ऑफ साफ्ट साइट, साफ्ट कहां पर बनाना है। दूसरा, वाटर कंट्रोल मेथड्स के लिए सिलेक्शन बताता है, कौन सा वाटर कंट्रोल मेथड्स के लिए क्या चीजों को यूज करना है, कौन से मेथड्स अप्लाई करना है। तीसरा, आपका एस्टिमेट बताता है कि शाफ्ट सिंकिंग में कितना समय लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा। और चौथी चीज जो पायलट होल बताता है कि शाफ्ट का डिजाइन कैसा होगा और परमानेंट लाइनिंग कैसी होगी, ठीक है। क्योंकि शाफ्ट सिंकिंग में तो ड्रम वाइंडिंग ही यूज होती है। Which of the following is not a correct statement related with pilot holes? पायलट होल से रिलेटेड कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? पायलट होल से रिलेटेड कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? रॉक्स के कोर लेना, ठीक है। पायलट होल शाफ्ट का सेंटर होता है। इट गिव्स डिटेल अबाउट द डिजाइन एंड परमानेंट लाइनिंग। डिटेल्स अबाउट द स्ट्राटा, स्ट्राटा का डिटेल्स देते हैं, मतलब कि स्ट्राटा का डिटेल्स मिलता है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो पायलट होल कभी भी शाफ्ट का सेंटर नहीं होता है, और यहां पे क्या बोल रहा है, पायलट होल शाफ्ट का सेंटर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, बहुत गलती कर रहे हो आज आप लोग। नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, पायलट होल सेंटर नहीं होता है शाफ्ट का, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अच्छा, तो पायलट होल कहां पे मारा जाता है? पायलट होल अगर सेंटर में नहीं होता तो कहां पे होता है? इट इज पायलट होल इज विद इन 50 मीटर ऑफ द रेडियस ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट के रेडियस के 50 मीटर के भीतर होना चाहिए पायलट होल, बस, ठीक है। पायलट होल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम यह पता कर सकते हैं कि भाई हमारा शाफ्ट कहां पर बनाना है। पहले होल मारेंगे, स्ट्राटा देखेंगे, है ना, किस प्रकार का है, कोर निकाला जाता है पायलट होल ड्रिल करके, कोर की मदद से फिर स्ट्राटा वगैरह देख के हम क्या करते हैं, उस हिसाब से फिर डिसाइड करते हैं कि हमारा शाफ्ट कहां पर बनेगा, ठीक है। तो शाफ्ट बनाने के लिए पायलट होल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू वाइंडिंग इंजन? वाइंडिंग इंजन से कौन सी चीज रिलेटेड है? स्टीम बॉयलर्स एंड डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक पावर एंड पंप, स्टील हेडगियर एंड वॉलिंग स्कैफोल्ड, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। वाइंडिंग इंजन से कौन सी चीज रिलेटेड है? कौन सी चीज रिलेटेड है वाइंडिंग इंजन से? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है ऑल ऑफ दी अबव। सभी चीजें वाइंडिंग इंजन से ही रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच टाइप ऑफ हेडगियर इज यूज ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग? शाफ्ट सिंकिंग के समय कौन सा हेडगियर यूज होता है? टेम्पररी, परमानेंट, फ्रिक्शन, ऑल ऑफ द अबव। शाफ्ट सिंकिंग के समय कौन सा हेडगियर इस्तेमाल किया जाता है? टेम्पररी, परमानेंट, फ्रिक्शन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। टेम्पररी हेडगियर का हम इस्तेमाल करते हैं शाफ्ट सिंकिंग के समय, उसके बाद हम परमानेंट हेडगियर लगाते हैं। कभी भी स्टार्टिंग में ही अपन परमानेंट हेडगियर नहीं लगाते। फैन ऑफ नियरली डैश क्यूबिक मीटर पर मिनट कैपेसिटी शैल बी यूज्ड ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग। कितनी कैपेसिटी का फैन शाफ्ट सिंकिंग के समय यूज किया जाता है? लगभग लगभग कितनी कैपेसिटी का फैन शाफ्ट सिंकिंग के समय यूज होना चाहिए? 100, 200, 300, 500।
इसके साथ ये बताइए कौन सा फैन यूज होता है, ऑक्सिलरी या फिर एग्जॉस्टिंग, मतलब फोर्सिंग या एग्जॉस्टिंग, सॉरी फोर्सिंग या एग्जॉस्टिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंफर्म करके बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अरेंजमेंट्स इन शाफ्ट सिंकिंग। शाफ्ट सिंकिंग के अरेंजमेंट्स कौन से होते हैं, मतलब निम्न में से कौन से शाफ्ट सिंकिंग के अरेंजमेंट हैं? डबल ड्रम विंच फॉर वॉलिंग स्कैफोल्ड, लाइटिंग एंड शॉर्ट फायरिंग केबल्स, pump suspension ropes, folding doors to cover the shaft top, all of the above। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कि बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सरफेस अरेंजमेंट ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग। शाफ्ट सिंकिंग के समय निम्न में से कौन सा सरफेस अरेंजमेंट नहीं है? ठीक है, लैंप रूम, फर्स्ट एड रूम, मैगजीन, वर्कशॉप विथ स्मिथली शॉप और मोर्टार मिल, सिग्नलिंग अरेंजमेंट एट पिट बॉटम, सेंटर कंक्रीट पिलर। तो सरफेस अरेंजमेंट कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है, सेंटर कंक्रीट पिलर होता है, सरफेस पे होता है, जहां से हम मेजर करते हैं जिसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, परमानेंट बेंचमार्क होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कि बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर शाफ्ट सिंकिंग स्ट्राटा। निम्न में से कौन सी शाफ्ट सिंकिंग स्ट्राटा है? सब सॉइल या फिर एल्यूवियम सॉइल, हार्ड रॉक्स कंसिस्टिंग ऑफ सैंडस्टोन सेल थिन कोल सीम्स, फिर कोल सीम और मिनरल बेड। ठीक है, तो ईएमटी पढ़ो बाबू, आज के लेक्चर के बाद फिर एक आइडिया देता हूं। ठीक है, वो करना तो हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल ऑफ दी अबव, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू मार्क पेरीमीटर ऑफ एक्सकवेशन ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग। निम्न में से किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है शाफ्ट सिंकिंग के समय में? क्या मार्क करने के लिए? पेरीमीटर ऑफ एक्सकवेशन मार्क करने के लिए। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ एक्सकवेशन मतलब कि आपका एक्सकवेशन का जो पेरीमीटर है, ये कॉर्नर मार्क करने के लिए क्या यूज किया जाएगा? पेग, क्लिफ, सेंटर कंक्रीट पिलर या शाफ्ट कॉलर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अरे भाई, सरफेस अरेंजमेंट बोल रहा हूं, सरफेस अरेंजमेंट कौन सा नहीं है? क्या है इसका आंसर? पेग्स। इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का पेग्स, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कि बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वर्टिकल शाफ्ट एट सरफेस। निम्न में से वर्टिकल शाफ्ट जो सरफेस पे है उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? किसे कहा जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट? पेग्स को कहा जाएगा, शाफ्ट कॉलर कहा जाएगा, सेंटर कंक्रीट पिलर या फिर हेड गियर। सरफेस पर वर्टिकल शाफ्ट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है शाफ्ट कॉलर, या फिर कॉलर भी अगर लिख देता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, दोनों चीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कि बोलता है इन सब सोइल और एल्यूवियम अप टू डैश एक्सकवेटेड बाय डैश। सब सॉइल या फिर एल्यूवियम में हम कितनी मीटर की गहराई तक जो है तो एक्सकवेशन किस चीज से करते हैं?
3 मीटर से 20 मीटर की गहराई तक चीजल और हैमर कटिंग पिक्स का इस्तेमाल करते हैं। 5 मीटर से 10 मीटर तक ब्लास्टिंग करते हैं, या 20 मीटर से 30 मीटर तक हम ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग करते हैं, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो आपका एल्यूवियम और सबसॉइल बोला है तो मतलब टॉप मोस्ट लेयर है, और टॉप मोस्ट लेयर आपका यहां से यहां तक का आता है 3 से 20 मीटर का, ठीक है। और इसमें हम ब्लास्टिंग नहीं करते हैं, चिजल और हैमर कटिंग पिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें कि बोलता है अप टू 30 मीटर डेप्थ क्रेन इज यूज्ड टू होइस्ट द एक्सकवेटेड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ डैश रोप। 30 मीटर की तक की गहराई तक क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है भाई ब्लास्टेड मटेरियल को ऊपर उठाने के लिए। तो वो जो क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है उस क्रेन में कौन सा रोप यूज होता है? लॉक्ड कॉइल रोप, स्टैंडर्ड रोप, या फिर हाफ लॉक्ड कॉइल रोप, या फिर मनीला रोप? फिर से एमटी पढ़ लो, क्रेन में कौन सा रोप यूज होता है? आप जो रोप है उसके बारे में सोच रहे हो, ठीक है, जो वहां पे हमने रोप के बारे में पढ़ा, कहां पर? अपना वॉल्यूम 3 है, उसमें शायद दिया हुआ है, या किसी में तो दिया हुआ रोप रोप के बारे में पढ़े, ठीक है, कि यहाँ यहाँ पे इन रोप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब शाफ्ट सिंकिंग की बात आती है तो हम मनीला रोप का इस्तेमाल करते हैं क्रेन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें कि ये बोलता है विच टाइप ऑफ रोप इज यूज्ड इन वाइंडिंग इंजन ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग। वाइंडिंग इंजन में शाफ्ट सिंकिंग के समय कौन सा रोप यूज किया जाता है? हाफ लॉक्ड कॉइल रोप, लॉक्ड कॉइल रोप, या फिर मनीला रोप, या फिर ऑल द ऑफ द अबव? वाइंडिंग इंजन में शाफ्ट सिंकिंग के समय कौन सा रोप यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है लॉक्ड कॉइल रोप। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियस ऑफ एक्सकवेशन एट सरफेस इज अ सम ऑफ। सरफेस पे जो एक्सकवेशन का रेडियस है वो किन चीजों का सम है, किन चीजों का क्या बोलते हैं, गुणा, भाग, और क्या होता है, जोड़ है, जोड़ कुछ भी। फिनिश्ड रेडियस ऑफ शाफ्ट, थिकनेस ऑफ लाइनिंग, क्लियरेंस ऑफ 230 mm टू 300 mm, या फिर इनमें से सभी का सम है? इनमें से सभी का सम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो रेडियस ऑफ एक्सकवेशन है सरफेस पे शाफ्ट का, वो इन सभी का सम है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। पिछला जो मनीला रॉब बताया था वो आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें याद रखिए जो दोबारा से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो। चौथी चीज है इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है उनको जरूर याद रखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। थैंक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीजें जो है तो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जहां पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। लॉक्ड कॉइल रोप इस्तेमाल होता है। अरे पूरे नहीं मार्क करूंगा जी, अगर कोई ये बोलने वाला हो कि अरे सर सभी तो इंपॉर्टेंट बोल रहे हो आप, इंपॉर्टेंट बता दिया। हाँ, चलो 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पररी लाइनिंग नॉट कंसिस्ट ऑफ। टेम्पररी लाइनिंग किन चीजों से नहीं, किन चीजों, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो टेम्पररी लाइनिंग में नहीं होती हैं? स्केलेटन रिंग, प्लैंक्स ऑफ सैलवुड, टबिंग, हैंगर्स। टेम्पररी लाइनिंग में कौन सी चीज नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये परमानेंट लाइनिंग होती है एक प्रकार की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सस्पेंड द टेम्पररी लाइनिंग। टेम्पररी लाइनिंग को सस्पेंड करने के लिए, लटकाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है?
आयरन स्पाइक्स, हैंगर्स, स्केलेटल रिंग्स, ऑल ऑफ द अबव। तो किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? आयरन स्पाइक्स का इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेरी लाइनिंग को सस्पेंड करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आयरन स्पाइक्स के अलावा एक हैवी फ्रेम होती है वुड की, हैवी फ्रेम होती है, हैवी फ्रेम ऑफ वुड, वुड। इसको क्या किया जाता है, ये जो आपका शाफ्ट है, शाफ्ट के माउथ के ऊपर इस प्रकार से जो है तो हम बिछा देते हैं लकड़ी, ठीक है। या फिर आयरन के स्पाइक्स होते हैं जो कि आप इस प्रकार से देखेंगे शाफ्ट के ऊपर इस ऐसे करके जो होता है ना, जिनसे हम लटका देते हैं, ठीक है। हैंगर तो नीचे होता है, हैंगर खुद लटका होता है इससे, ठीक है। तो आपका आयरन स्पाइक्स इज द राइट आंसर, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ स्केलेटन रिंग। निम्न में से कौन सी चीज स्केलेटन रिंग की फीचर नहीं है? स्केलेटन रिंग्स को फिश प्लेट या फिर ओवरलैप जॉइंट्स की मदद से जोड़ा जाता है। वैसे स्केलेटन रिंग शाफ्ट के सरकमफ्रेंस का एक प्रकार से शेप होता है, उसी शेप में होता ही है कि शाफ्ट का सरकमफ्रेंस का जो भी शेप होगा वो शेप आपका स्केलेटन रिंग देता है। इसके जो डायमेंशंस होते हैं 2 मीटर, 215 mm, 338 mm होता है। और ये 3-3 मीटर के सेगमेंट्स में पाया जाता है, ठीक है। तो स्केलेटन रिंग का फीचर कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये बेसिकली वुडन प्लैंक्स का फीचर है कि आपके जो वुडन प्लैंक्स होते हैं उसका डायमेंशन ये होना चाहिए, 2 मीटर, 215 mm उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, 2 मीटर उसकी लंबाई होनी चाहिए और 38 mm उसकी थिकनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन टू हैंगर्स? दो हैंगर्स के बीच का इंटरवल क्या होना चाहिए? ठीक है, 1.5 मीटर, 1.2 मीटर, 1 मीटर या 2 मीटर। दो हैंगर्स के बीच का इंटरवल कितना होना चाहिए? दो हैंगर्स के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 1.2 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल नहीं पढ़े हो ना, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सपोर्ट द रिंग? रिंग को सपोर्ट करने के लिए निम्न में से किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? वुडन प्लैंक्स, प्लग्स, हैंगर या फिर इनमें से कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्लग्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि रिंग को सपोर्ट किया जा सके। ये सब बताया हूं, सब बताया हूं। प्लग्स का यूज किया जाता है रिंग को सपोर्ट करने के लिए। Which of the following is done up to 3 meter to 4 meter depth when strong rock is reached? जब हम स्ट्रॉन्ग रॉक के पास पहुंचते हैं, ठीक है, तो मतलब शाफ्ट सिंकिंग करते जा रहे हो और एकाएक आपको मजबूत पत्थर मिल गया, अब यहां से लेके यहां तक मजबूत एकदम पत्थर है, तो आप निम्न में से क्या काम करोगे? अगले 3-4 मीटर की गहराई तक आप क्या काम करोगे? तो 3-4 मीटर की गहराई तक शाफ्ट डाया आपका फिनिश्ड डाया के बराबर रखना है, टेम्परेरी लाइनिंग कर देना है, कोई भी लाइनिंग नहीं करना है, ब्रिक वॉलिंग करना है। तो ध्यान में रखिएगा, डीजे देशमुख में साफ साफ लिखा है शाफ्ट डाया, सुनील का सही आंसर। शाफ्ट डाया जो है तो फिनिश्ड डाया के बराबर हम रखते हैं, लिमिटेड रखते हैं। अभिषेक का भी आंसर सही है, वेरी गुड अभिषेक, गुड दीपक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड प्रदीप।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अरेंजमेंट ऑफ परमानेंट लाइनिंग, निम्न में से कौन सी चीज परमानेंट लाइनिंग का अरेंजमेंट नहीं है? ब्रिक, कंक्रीट, स्केलेटन रिंग्स, स्टील टबिंग। इसका तो आंसर दे ही दो। स्केलेटन रिंग्स इज द राइट आंसर। ये एक प्रकार की परमानेंट लाइनिंग अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। स्केलेटन रिंग टेम्पररी लाइनिंग का एग्जांपल है, अरेंजमेंट है। Which type of permanent lining is used in ordinarily compact or moderately wet strata? Ordinarily compact और wet strata, मतलब ज्यादा wet strata भी नहीं है, हल्का फुल्का wet strata है, ठीक है। तो उस केस में कौन सी लाइनिंग हम यूज करेंगे? कंक्रीट, ब्रिक वॉलिंग, स्टील टबिंग, स्केलेटन रिंग्स। तो आपका 4 ऑप्शन, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सी नहीं है। वेरी गुड अतुल, वेरी गुड अभिषेक, संतोष, प्रदीप, संकेत, सबका सही है। चलो, व्हाट मस्ट बी द थिकनेस ऑफ ब्रिक लाइनिंग? ब्रिक लाइनिंग की थिकनेस कितनी होनी चाहिए? 0.4 मीटर टू 0.6 मीटर, 0.8 मीटर टू 1 मीटर, 1 मीटर टू 2 मीटर, 0.1 मीटर टू 0.3 मीटर। बहुत ही ज्यादा डीप डेप्थ वाला क्वेश्चन है, ठीक है, याद रख पाना थोड़ा कठिन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी गुड एवरीवन, सभी का सही है। व्हाट मस्ट बी द थिकनेस ऑफ कंक्रीट लाइनिंग? कंक्रीट लाइनिंग की थिकनेस कितनी होनी चाहिए? 100 mm, 125 mm, 150 mm या 175 mm? तो कंक्रीट लाइनिंग की थिकनेस, वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं आप, होती है 150 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। Which of the following arrangement in shaft is correct starting from excavated shaft wall? अगर शाफ्ट वॉल से हम स्टार्ट करें, मतलब कि जो शाफ्ट हमने बनाया है ना, तो अगर मैं लाइनिंग करते हुए दोनों साइड से, मतलब चारों साइड से इस तरफ बढ़ता हूं, तो इस प्रकार का फाइनली मुझे शाफ्ट मिलेगा, ठीक है। तो क्या क्या चीजें एक एक करके मैं यूज करता हूं, क्या क्या चीजों की लेयर्स एक एक करके बनाऊंगा। सबसे पहले किस चीज की, तो इधर साइड से, किधर साइड से? ये एक्सकवेटेड वॉल जो है आपका, एक्सकवेशन, वहां से अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? कंक्रीट लाइनिंग, फिर उसके बाद ब्रिकिंग कर्व या और ब्रिक वॉलिंग। दूसरा है ब्रिकिंग कर्व होना चाहिए, उसके बाद कंक्रीट लाइनिंग होनी चाहिए, उसके बाद ब्रिक वॉलिंग होना चाहिए। तीसरा है ब्रिकिंग कर्व होना चाहिए, ब्रिक वॉलिंग होना चाहिए, कंक्रीट लाइनिंग होना चाहिए। चौथा है ब्रिक वॉलिंग होना चाहिए, ब्रिकिंग कर्व होना चाहिए और कंक्रीट लाइनिंग होना चाहिए। पक्का? तुक्का मार रहे हो ना सबके साथ? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सबसे पहले होती कंक्रीट की लाइनिंग, आप नॉर्मल बुद्धि लगा रहे हो। सबसे पहले हम कंक्रीट की एक लेयर चढ़ाते हैं, ठीक है। फिर कंक्रीट की लेयर के बाद हम ब्रिकिंग कर्व रखते हैं यहाँ पर, और ब्रिकिंग कर्व के ऊपर हम ईंटा जमा देते हैं, ठीक है। इसके बीच में अब ब्रिकिंग कर्व देखो, अब ये आपका ब्रिकिंग कर्व हो जाता है, ईंटा जो जमाया। अब बीच में अब ये देख रहे हो एकदम सरफेस कैसा है, बड़ा ही अंडुलेटिंग। अगर आप यहाँ पे ईंटा जमा दे रहे हो तो सरफेस कैसा है? अंडुलेटिंग है, ठीक है। और यहाँ पे तो मैंने कंक्रीट की लाइनिंग कर दी है। कंक्रीट की लाइनिंग मतलब मैं प्लास्टर जैसे कर देता हूँ, ताकि पानी इस पार से इस पार ना आने पाए, वाटर का सीपेज ज्यादा ना होने पाए। फिर भी वाटर का सीपेज हमें थोड़ा बहुत तो चाहिए, ताकि वाटर का प्रेशर ना बढ़ने पाए दोनों साइड से, चारों तरफ से। तो हम क्या करते हैं कि इतना मजबूत भी नहीं बनाते हैं कंक्रीट लाइनिंग, ठीक है।
और तो बीच में हम क्या भर देते हैं, हम बीच में कुछ मटेरियल भरते हैं इस गैप में। अब वो मटेरियल क्या भरते हैं, अगला क्वेश्चन वही है, ठीक है। 30th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू फिल द स्पेस बिटवीन ब्रिक लाइनिंग एंड एक्सकवेशन। ब्रिक लाइनिंग और एक्सकवेशन के बीच में कौन सा मटेरियल भरा जाता है, एश, सैंड, लूज ब्रिक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर। आप इनमें से कुछ भी भर सकते हो, ठीक है। वेयर डज द वाटर ऑफ वीप होल्स गेट्स कलेक्टेड इनिशियली। वीप होल्स की जो पानी है वो कहाँ पर कलेक्ट होता है, वाटर गार्डन में, संप में, बॉटम ऑफ द शाफ्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है वाटर गार्डन में, ठीक है। बहुत से लोग संप भी बोल सकते हैं और बॉटम ऑफ द शाफ्ट भी बोल सकते हैं, बोलेंगे सभी ऑल ऑफ द अबव, बट ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है इनिशियली, तो स्टार्टिंग में कहाँ पर कलेक्ट होता है, तो वो चीज यहाँ पर पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि ये बोलता है वाटर गार्लैंड इज ऑल्सो नोन एज, वाटर गार्लैंड किस नाम से भी जाना जाता है, गार्लैंड कर्ब, गार्लैंड ड्रेन, गार्लैंड पाइप, या फिर गार्लैंड सम्प। वीप होल्स हम शाफ्ट में छोटे छोटे होल्स बनाते हैं ताकि साइड से जो प्रेशर आ रहा है वाटर का, साइड से जो वाटर का प्रेशर आ रहा है उसके कारण आपका शाफ्ट डैमेज ना होने पाए, तो इन होल्स में से पानी निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है। तो उसको वीप होल्स कहते हैं। तो दूसरे वाले का करेक्ट आंसर हो जाएगा गार्लैंड कर्व, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक वॉल। ब्रिक वॉल के कंस्ट्रक्शन के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, वॉलिंग स्कैफोल्ड, प्लेटफॉर्म, या फिर सैलवुड फ्रेम, या फिर इनमें से सभी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिक वॉलिंग मतलब कि बेसिकली देखिए, वाटर गार्डन जिसको नहीं समझ में आ रहा है, वाटर गार्डन क्या होता है कि जैसे ये शाफ्ट हो गया, अब शाफ्ट में से पानी लगातार यहाँ से निकल के आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर एक वाटर गार्डन बना दिया इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से पूरा चारों तरफ एक ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा और इसको पाइप से कनेक्टेड कर देते हैं, जो कि मेन संप में पानी को भेज देता है, ठीक है। ये होता है वाटर गार्डन। दूसरा आपका हो जाता है कि यहाँ पर ब्रिक वॉल का कंस्ट्रक्शन पूछ रहा है, मतलब कि आपको परमानेंट लाइनिंग करनी है शाफ्ट में, शाफ्ट में परमानेंट लाइनिंग करनी है, और परमानेंट लाइनिंग करने के लिए आप किसी चीज पर तो खड़े होके परमानेंट लाइनिंग करेंगे। भाई घर में भी दीवार खड़ी करवाते हो तो क्या करता है वो, इस दीवार में दीवार खड़ी करने के लिए वो बीच बीच में होल्स मार के रखता है, उन होल्स में लकड़ी डाल देता है, ठीक है, और अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बना लेता है उस लकड़ी की मदद से, है ना। तो उस पे खड़ा होके वो क्या करता है, दीवार खड़ी करता है या फिर प्लास्टरिंग का काम करता है। तो उसको प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो प्लेटफॉर्म वॉलिंग स्कैफोल्ड भी होता है, उसी वॉलिंग स्कैफोल्ड को हम प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं, या सैलवुड का एक फ्रेम बना देता है, उसके ऊपर खड़े होके भी ये काम करता है। तो इसीलिए आंसर आपका ऑल ऑफ दी अबव यहां पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि बोलता है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ओपनिंग इन द स्कैफोल्ड फॉर पैसेज ऑफ सिंकिंग बकेट। स्कैफोल्ड क्या होता है, आपके शाफ्ट के ऊपर एक आप क्या बना देते हो, आप एक प्लेटफॉर्म बनाते हो, ठीक है। वो स्कैफोल्ड कहलाता है, उसको प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। अब उसमें बकेट के अंदर बाहर आने जाने के लिए हम पैसेज देते हैं, तो वो पैसेज का डायमेंशन क्या होना चाहिए, है ना, लेंथ और ब्रेड्थ क्या होना चाहिए उसका। तो 0.3 मीटर इंटू 0.3 मीटर, या फिर 2 मीटर इंटू 2 मीटर, 4 मीटर इंटू 4 मीटर, या फिर 5 मीटर इंटू 5 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर
बी इज द राइट आंसर, 2 मीटर इंटू 2 मीटर। ठीक है, वेरी गुड, आज सब लोग पढ़ के आए हो मतलब है, आंसर दे रहे हो। Which of the following is used for raising and lowering of the walling scaffold? वॉलिंग स्कैफोल्ड के रेजिंग और लोवरिंग के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? स्केलेटन रिंग्स, हैंगर्स, डबल ड्रम विंच, या फिर इनमें से सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉलिंग स्कैफोल्ड के रेजिंग और लोवरिंग के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा? वेरी गुड मनोज, वेरी गुड रोहन, सागर, आदित्य, अतुल, सतीश, सुनील, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, धड़ाधड़ आंसर दे रहे हैं। तो डबल ड्रम विंच ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बेसिकली स्कैफोल्ड या फिर प्लेटफॉर्म को रेज और लोअर करने के लिए हम डबल ड्रम विंच का इस्तेमाल करते हैं। आज अच्छा लग रहा है, सभी के आंसर आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कीप द प्लेटफॉर्म स्टडी? प्लेटफॉर्म को एकदम स्टडी रखने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? स्लाइडिंग बोल्ट का, आई बोल्ट का, या फिर डबल ड्रम विंच का, या फिर वॉलिंग स्कैफोल्ड का? प्लेटफॉर्म को स्टडी रखने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? तो स्लाइडिंग बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि आप अगर ऊपर से देखो, ऊपर से आपका शाफ्ट में ये आपका क्या दिखाई दे रहा है? ये आपका ऊपर से टॉप व्यू, टॉप से देखोगे तो इस प्रकार का कुछ दिखाई देगा। ये बाहर का जो सर्कल है ये शाफ्ट हो जाता है, अंदर का जो सर्कल है ये आपका क्या हो जाएगा? वॉलिंग स्कैफोल्ड हो जाएगा या फिर प्लेटफॉर्म। वॉलिंग स्कैफोल्ड और प्लेटफॉर्म एक ही चीज है, वो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे डाल दिया, तो एक आध दो लोग आंसर उसका यही दे रहे हैं। ठीक है, तो अब ये हवा में डोलता रहेगा भाई, यहां से ये 2 पॉइंट से ये क्या है? ये 4 पॉइंट्स हो जाते हैं जहां से ये रस्सी से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, रस्सी से जुड़ा रहता है एक पॉइंट से। तो ये हवा में कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा। तो ये इधर उधर भागने ना पाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें से स्लाइडिंग बोल्ट निकालते हैं और वो शाफ्ट में हम जो है तो गाड़ देते हैं। ठीक है, शाफ्ट के अंदर तक जाता है। तो ये स्लाइडिंग बोल्ट आगे पीछे हो सकता है, इसलिए स्लाइडिंग बोल्ट कहा जाता है। तो इससे आपका जो प्लेटफॉर्म है या फिर वॉलिंग स्कैफोल्ड है वो कभी भी इधर उधर भागता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। स्केलेटन रिंग कुछ नहीं होता है, ये आपके शाफ्ट के चारों तरफ, शाफ्ट के चारों तरफ, शाफ्ट की दीवार पर एक ऐसे रिंग लगा देते हैं, उसको स्केलेटन रिंग कहा जाता है। आई बोल्ट वहां पर, ये जहां पर स्केलेटन रिंग होता है, स्लाइडिंग बोल्ट जहां पर लगा होता है, ये आपका स्लाइडिंग बोल्ट हो गया जो कि आगे पीछे होगा। आई बोल्ट यहाँ पे होता है एकदम यहाँ पर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आई बोल्ट, जिसके अंदर आगे पीछे क्या होता रहता है? आपका स्लाइडिंग बोल्ट होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सपोर्टेड बाय बंटन्स प्लेस्ड एट इंटरवल्स ऑफ 9 मीटर टू 16 मीटर इन द शाफ्ट साइड्स? शाफ्ट साइड्स में 9 से 16 मीटर की दूरी पर जो बंटन्स लगाए जाते हैं, ठीक है, वो बंटन्स निम्न में से किन चीजों को सपोर्ट नहीं करते हैं? खूंटे गाड़े जाते हैं, ठीक है, 9 मीटर से 16 मीटर के बीच में। तो किन चीजों को सपोर्ट नहीं करता है? केबल्स को, डिलीवरी पाइप्स को, वॉलिंग स्कैफोल्ड को, या फिर कंप्रेस्ड एयर पाइप्स को? तो वो जो खूंटा गाड़ा जाता है बेसिकली वॉलिंग स्कैफोल्ड को सपोर्ट करने के लिए नहीं होता है। जो आपकी केबल्स जाती है अंडरग्राउंड माइंस में, है ना, केबल किसी भी चीज का केबल हो सकता है, वो आपका पंप का केबल हो सकता है, आपके कम्युनिकेशन सिग्नलिंग सिस्टम का केबल हो सकता है, या फिर डिलीवरी पाइप्स हो सकती हैं, या फिर आपके कंप्रेस्ड एयर वाली जो पाइप्स होती हैं ड्रिलिंग के लिए जो यूज हो रहा है वो हो सकती हैं। तो कुछ भी हो सकता है, बट वॉलिंग स्कैफोल्ड के लिए तो हमने स्लाइडिंग बोल्ट यूज किया है सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग इंस्टेड ऑफ गाइड रोप्स? गाइड रोप्स के अलावा शाफ्ट सिंकिंग के समय, ठीक है,
किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर गाइड रोप्स यूज नहीं कर रहे हैं शाफ्ट सिंकिंग में, तो वहां पर किस चीज का निम्न में से इस्तेमाल किया जाता है, वॉलिंग स्कैफोल्ड का, या डबल ट्रम विंच का, या राइडर का, या स्पाइडर का। तो बेशक हम राइडर का इस्तेमाल करते हैं। राइडर क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार का होता है कि आपका ये वॉलिंग स्कैफोल्ड हो गया, ठीक है। वॉलिंग स्कैफोल्ड में 4 पॉइंट्स रहते हैं, 4 पॉइंट से ऐसे ऐसे रस्सी निकलती है, ठीक है। इन 4 पॉइंट से ऐसे चैन से बंधा रहता है, और यहां से फिर ये रस्सी ऊपर जाती है, ठीक है, जो कि वॉलिंग स्कैफोल्ड को लगातार लटका के रखती है हवा में। उसके बाद आपका एक सेंटर में एक रस्सी होती है, जिससे कि आपका टब टब अटैच्ड होता है। ये आपका टब या केज अटैच्ड होता है, ठीक है। और यहां पर आपका ये राइडर लगा होता है। राइडर का मेन काम क्या होता है कि आपका राइडर जो होता है ये इस प्रकार का कुछ होता है। ये आपके रस्सी को इधर उधर स्विंग होने से रोकता है, ठीक है, स्विंग होने से रोकता है, तो बकेट आपका स्विंग नहीं करेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कि ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू गाइड द रोप्स एंड प्रिवेंट ओवर वाइंडिंग ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग। निम्न में से किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है रोप्स को गाइड करने के लिए और ओवरवाइंड को प्रिवेंट करने के लिए शाफ्ट सिंकिंग के समय, ठीक है। राइडर, स्पाइडर, डॉग्स, कैप्स। शाफ्ट सिंकिंग के समय अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि हाँ ये भी ऊपर नीचे होता है, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है राइडर की, कि राइडर जो है तो सिर्फ यहां तक आ सकता है, इसके बाद इसके आगे नीचे नहीं जा सकता है। बाकी फिर जैसे ही आपका केज आ जाएगा ऊपर, तो डिटैचिंग हुक के साथ अटक के ऊपर चला जाता है केज के। हाँ, तो यहां पर हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं ओवरवाइंड को प्रिवेंट करने के लिए शाफ्ट सिंकिंग के समय? स्पाइडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कि बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिवेंट द स्विंगिंग ऑफ बकेट ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग। शाफ्ट सिंकिंग के समय बकेट की स्विंग को प्रिवेंट करने के लिए, बकेट स्विंग ना हो इसको रोकने के लिए क्या यूज किया जाता है? राइडर, स्पाइडर, डॉग्स, डिटैचिंग हुक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राइडर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देखिए बार बार वही चीजें हम जब पढ़ेंगे ना, तो हमें उससे क्या फायदा होगा कि हमें वो चीज याद हो जाती है, ठीक है। What is the thumb rule for number of holes in a ring while drilling and blasting during shaft sinking? शाफ्ट सिंकिंग के समय कितने होल्स करेंगे एक रिंग में, उसके लिए थंब रूल क्या है? 2 गुना होल्स होने चाहिए, ठीक है। जो भी आपका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो इसका आंसर हो जाता है 3 times of the dia of shaft इन मीटर। शाफ्ट के डाया का 3 गुना होना चाहिए, ठीक है। 3 गुना जितना भी शाफ्ट का डाया है उसको इंटू 3 कर दीजिए, तो जो भी नंबर आएगा उतने होल्स आपको मानने हैं एक रिंग में। थंब रूल मतलब कि कोई पर्टिकुलर साइंटिफिक स्टडी करके रूल नहीं बनाया गया है, जनरली लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से ये रूल बना के रखा है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड थंब रूल, अंगूठा छाप रूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कि बोलता है शाफ्ट सिंकिंग के समय होल डाया कितना होना चाहिए, या और डेप्थ कितनी होनी चाहिए ब्लास्टिंग के लिए?
ब्लास्टिंग के लिए जो ड्रिलिंग कर रहे हैं उसका होल डाया कितना होना चाहिए और डेप्थ कितनी होनी चाहिए? 38 mm 1.2 मीटर टू 1.5 मीटर, 55 mm 1.5 मीटर टू 2 मीटर, 32 mm 1.2 मीटर टू 2 मीटर, 28 mm 1.2 मीटर टू 1.5 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 38 mm डाया होना चाहिए और जो डेप्थ होती है 1.2 मीटर से लेके 1.5 मीटर होती है। यश तुक्का नहीं, पढ़ के आओ। विच टाइप ऑफ डिटोनेटर्स आर यूज्ड इन ब्लास्टिंग ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग? शाफ्ट सिंकिंग के समय ब्लास्टिंग करने के लिए किस टाइप के डिटोनेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है? हाई एक्सप्लोसिव, लो टेंशन डिटोनेटर्स, हाई टेंशन डिटोनेटर्स, या फिर इनमें से सभी का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लो टेंशन डिटोनेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। वेरी गुड, अरे आज मस्त पढ़ के आए हो यार, गुड। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ ब्लास्टिंग ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग? शाफ्ट सिंकिंग के समय जब ब्लास्टिंग कर रहे होते हैं तो ब्लास्टिंग का पैटर्न क्या होता है? मतलब कैसे ब्लास्टिंग करते हैं, किसको पहले ब्लास्टिंग करेंगे? ठीक है नितेश, मैं बात करता हूं। Inner rings are blasted first. All holes are blasted simultaneously. Shots are blasted one by one. None of the above. मतलब कि अंदर की रिंग को पहले ब्लास्ट किया जाएगा या फिर सारे होल्स को एक साथ ब्लास्ट किया जाएगा या फिर एक एक करके सभी होल्स को ब्लास्ट करते हैं या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमेशा इनर रिंग्स को हम सबसे पहले ब्लास्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नंबर ऑफ डेज वाला पीडीएफ रवि एक बार मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर पर्सनली मेरे को। तो नंबर ऑफ डेज वाला जो पीडीएफ है, मैं याद नहीं है किस फोल्डर में, मैं आपको बता दूंगा लोकेशन, तो वहां पे जाके आप ले देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी टेलीग्राम पे हाँ अपलोडेड है, ऑलरेडी अपलोडेड है, मुजफ्फर सर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें कि बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी टेकन बिफोर ब्लास्टिंग ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग? शाफ्ट सिंकिंग के समय निम्न में से कौन सा प्रिकॉशन, शाफ्ट सिंकिंग के समय अगर आप ब्लास्टिंग करते हैं तो निम्न में से कौन सा प्रिकॉशन लेना जरूरी नहीं है? रिमूव और रेज द इक्विपमेंट्स लाइट्स एक्सेट्रा, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं लाइट्स हैं उन सभी को हटा दीजिए या तो ऊपर उठा लीजिए, सभी वर्कर्स को विड्रॉ कर लीजिए, स्कैफोल्ड को नीचे कर दीजिए और फोल्डिंग डोर्स को बंद कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपका करेक्ट आंसर हो जाता है स्कैफोल्ड को नीचे कर दीजिए। ठीक है, ये आपका प्रिकॉशन जरूरी नहीं है। आप स्कैफोल्ड के ऊपर भी जब डेप्थ ज्यादा हो जाती है तो स्कैफोल्ड को ऊपर करके फिर उसके बाद आप जो है तो उसी पे बैठ के भी बहुत बार ब्लास्टिंग करते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9407489739। ठीक है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप का, और ये मेरा पर्सनल नंबर है 9340462083। ये मेरा पर्सनल नंबर है कॉलिंग के लिए। दिस इज फॉर व्हाट्सएप, ठीक है, एंड दिस इज फॉर कॉलिंग। लिख लो यार, पर्सनल नंबर भी दे रहा हूं, भला बताओ इतने में भी एग्जाम ना निकालो तब क्या है, सब कुछ देने को तैयार हूं और कुछ छोड़ के। इनर रिंग होल्स आर ऑल्सो नोन एज रिंग होल्स, रिंग होल्स, संपर होल्स, सेंटर होल्स, मिडिल होल्स। तो इनर होल्स को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संपर होल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये लो नंबर लिख लो यार, लेकिन फालतू कॉल ना करना यार।
सम्पर होल कुछ नहीं, जब हम ब्लास्टिंग करते हैं शाफ्ट में, तो ऊपर से देखिए, खड़े होके हवा में लटक के देखिए ऊपर से, तो आपका इस प्रकार के आप क्या करते हो, रिंग पैटर्न में होल्स ड्रिल करते हो, इस प्रकार से रिंग पैटर्न में, ठीक है। तो आपका रिंग नंबर 1 हो गया बाहर के रिंग, फिर उसके बाद 2, फिर 3, यहाँ पे मैंने 3 रिंग बनाई है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो सेंटर में रिंग है, ठीक है, इसको बोलते हैं सम्पर होल्स। सबसे पहले इसको हम ब्लास्ट करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से पूरा मटेरियल निकालते हैं, ठीक है, पूरा मटेरियल निकालते हैं, फिर उसके बाद अगली रिंग को ब्लास्ट करेंगे, फिर मटेरियल निकालेंगे, फिर उसके बाद अगली रिंग को निकालेंगे, फिर उसके बाद फिर मटेरियल निकालेंगे। तो इसको बोलते हैं अपन, तो जो सेंटर में होल, ये होल्स का रिंग बना हुआ है, इसको बोलते हैं सम्पर होल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बकेट इज नॉट यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ डेब्रिस ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग। शाफ्ट सिंकिंग के समय जो ब्लास्टिंग के बाद जो मटेरियल मिलता है, उसको हटाने के लिए कौन सा बकेट यूज नहीं किया जाता है, किब्बल, बॉक, स्लजर, हॉपिट। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। किबल, बॉक, हॉपिट ये सब बकेट के नाम है, इनका इस्तेमाल किया जाता है शाफ्ट सिंकिंग के समय डेब्रिस के रिमूवल के लिए। स्लजर का इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली जब होल्स ड्रिल कर रहे होते हैं, हम बोरहोल ड्रिलिंग जब करते हैं, क्या निकालने के लिए, कोर निकालने के लिए, तो उसके लिए स्लजर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो गंदा मटेरियल है, मान लीजिए नीचे कुछ मिट्टी उट्टी है, उसको बाहर निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए स्लजर नीचे जाता है, ये पूरा मटेरियल भरता है और ऊपर चला आता है। ये स्लजर के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है ड्रिलिंग वाले में, आगे चल के अभी और डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो आपका एमसीक्यूज चल रहा है ना, तो जिसको भी थोड़ा बहुत भी डाउट होता है कि यार हमारा ईएमटी बहुत बहुत वास्ट है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन, सॉरी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आप नहीं कवर कर सकते हो, ठीक है, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए सजेशन है कि आप एमसीक्यूज देखिए, एमसीक्यूज में ही हम इन चीजों के बारे में डिस्कशन करते चले जाएंगे, ठीक है। और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, तो परेशान नहीं होना है। विच अभी, और लेकिन अभी भी अगर जो कोई ज्वाइन नहीं किया है, तो उसके लिए तो फिर अब फ्यूचर में तो भूल ही जाओ कि मैं दोबारा से करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू टिल्ट द बकेट वाइल फॉर्क्स आर ओपन। जब फोर्क ओपन होता है, ये आपका इस प्रकार का कुछ बकेट रहता है, ठीक है, ये नीचे जाता है और क्या करता है कि पूरा मटेरियल इसमें भर जाता है, यहाँ पे पूरा मटेरियल इसके अंदर भर जाएगा, और फिर कि ये क्या होता है, इसके जो फॉर्क हैं, ये क्या है आपका, ये है फॉर्क, ये है फॉर्क। तो जब मटेरियल इसमें भर जाता है, हम इसको ऊपर खींचते हैं और शूट में ले जाके डालते हैं। जब डालते हैं तो ये फॉर्क जो है बाहर की तरफ ओपन हो जाता है, ठीक है, तो उसके कारण मटेरियल पूरा नीचे गिर जाता है। लेकिन पूरा मटेरियल नीचे गिराने के लिए इसको हल्का सा टिल्ट करना पड़ता है, टेढ़ा करना पड़ता है। तो टेढ़ा करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, शूट्स का, वी डोर्स का, फॉर्क होल्डर्स का, या वर्कर, किस चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो या फिर वर्कर एक लंबा सा हुक लेकर शूट के ऊपर खड़ा हो जाता है, हेडगियर के ऊपर खड़ा हो जाता है, शूट के ऊपर हेडगियर पर खड़ा हो जाता है, और फिर उसको हुक की मदद से टेढ़ा करता है, टिल्ट करता है, ठीक है। तो क्या यूज नहीं कर सकते हैं, तो फॉर्क होल्डर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
सबका गलत हो गया? और ध्यान से पढ़ो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। फॉर्क होल्डर जैसी कोई चीज नहीं है, ठीक है, ये नहीं बताया हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ही बताया था पक्का? थोड़ा ध्यान से पढ़ो। कहाँ लिखा है? अच्छा एक सेकंड बता रहा हूँ। ये शूट्स और वीडोर्स का यूज किया जाता है ताकि बकेट टिल्ट हो जाए फॉक्स को खोलने पर, ठीक है। उसके बाद अनदर मेथड करके एक लिखाया हूं उसी के जस्ट नीचे कि वर्कर विथ लॉन्ग हुक स्टैंडिंग अबाउट शूट ऑन हेड गियर, ये भी लिखाया हूं, ध्यान से पढ़ो। उसके जस्ट नीचे लिखाया हूं जहां शूट्स और वीडोर्स के बारे में लिखाया था मैं। In shaft centering arrangement, which of the following is used to prevent overturning or lateral movement of rail? जो शाफ्ट सेंटरिंग का अरेंजमेंट होता है उसमें किस चीज का, निम्न में से किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ओवरटर्निंग, जो आपका रेल है उसके ओवरटर्निंग और लैटरल मूवमेंट को रोका जा सके? यू क्लैम्प्स का, चैनल का, पुल्ली का, प्लम बॉब का? सोच समझ के आंसर दीजिए। तो ये भी लाइन एक लिखाया हूं कि क्लैम्प्स का इस्तेमाल किया जाता है, यू क्लैम्प्स। हाँ अब आए हैं सही आंसर, यू क्लैम्प्स यूज होता है ओवर टर्निंग और लैटरल मूवमेंट को रोकने के लिए, ठीक है। क्लैंप या फिर यू क्लैंप, कुछ भी बोल दे। इफ द मेक ऑफ वाटर इन द शाफ्ट इज मोर देन डैश देन पंप्स आर यूज्ड। शाफ्ट में अगर वाटर जो है तो ज्यादा बनता है तो उस केस में हम पंप्स का इस्तेमाल करते हैं। थ्योरी का नहीं मिलेगा, क्वेश्चन का मिल जाएगा टेलीग्राम पे। 50 लीटर से अधिक, 25 लीटर से अधिक, 75 लीटर से अधिक या 100 लीटर से अधिक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच फैन इज यूज ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग? शाफ्ट सिंकिंग के समय कौन सा फैन यूज होता है? फोर्सिंग, एग्जॉस्टिंग, ऑक्सिलरी, बूस्टर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है फोर्सिंग फैन का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें कि ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट लाइनिंग? रीइंफोर्स्ड कंक्रीट लाइनिंग के निम्न में से कौन से फीचर्स हैं? लेस फ्रिक्शन टू एयर करंट, एयर करंट में फ्रिक्शन कम होता है, ब्रिक वर्क से ज्यादा मजबूत होता है लेकिन इतना मजबूत होता है कि उसमें क्रैक्स हो सकते हैं और वो कोलैप्स भी हो सकता है, या फिर इनमें से सभी फीचर्स हैं रीइंफोर्स्ड कंक्रीट लाइनिंग के? तो ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें कि ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ शटरिंग? निम्न में से शटरिंग का फीचर कौन सा नहीं है? कीप्स वेट कंक्रीट इन पोजीशन, शटरिंग क्या करता है, जो गीला कंक्रीट होता है उसको अपनी पोजीशन पे रखने में मदद करता है। ये स्टील से शीट से 1 मीटर ऊंचा होता है। बोल्टिंग में, स्टील शीट्स की बोल्टिंग में मदद करता है। सरकमफ्रेंस जो है शाफ्ट का उसके हिसाब से कर्व्ड होता है ये बेसिकली। तो स्टील शीट्स की बोल्टिंग में ये हेल्प करता है, ये इसका फीचर नहीं है, ठीक है।
इसमें एक चीज लगी होती है, एंगल आयरन, एक एंगल लगा होता है। इसका एक पार्ट है एक एंगल आयरन, जो कि ये काम करने में मदद करता है स्टील शीट्स की जो है तो बोल्टिंग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट वाटर टाइट लाइनिंग? निम्न में से कौन सा परमानेंट वाटर टाइप लाइनिंग नहीं है? कास्ट आयरन टबिंग, इंग्लिश टबिंग, जर्मन टबिंग या फिर रीइंफोर्स्ड टबिंग? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसा कुछ बताया ही नहीं है। आपका इंग्लिश टबिंग होता है, जनरल टबिंग होता है, कास्ट आयरन का टबिंग होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये नहीं है। बेसिकली टबिंग का इस्तेमाल जो है तो ये एक प्रकार की लाइनिंग होती है, कास्ट आयरन लाइनिंग होती है, जिसको टबिंग कहा जाता है। कास्ट आयरन की लाइनिंग होती है, उसको टबिंग कहा जाता है। ये एक टाइप की परमानेंट लाइनिंग होती है, जो कि वाटर टाइट लाइनिंग होती है। ठीक है, शाफ्ट साइड्स में वाटर बेयरिंग स्ट्राटा में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हाई वाटर प्रेशर जो साइड में आ रहा है, शाफ्ट के साइड से आ रहा है, उसको रेजिस्ट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? इंग्लिश टबिंग और जर्मन टबिंग। On which of the following factors thickness of tubbing depends? टबिंग की जो थिकनेस है, कास्ट आयरन टबिंग की जो थिकनेस है, वो किन चीजों पर डिपेंड करती है? वाटर प्रेशर टू बी विथस्टैंड, जो वाटर प्रेशर आ रहा है उसको विथस्टैंड करने के लिए, या फिर टाइप ऑफ लाइनिंग यूज्ड बिहाइंड इट। ठीक है, टाइप ऑफ रॉक, टाइप ऑफ स्ट्राटा। तो आपका वाटर प्रेशर जो विथस्टैंड करना है, उस कितना वाटर प्रेशर विथस्टैंड करना है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टबिंग यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ अंडर हंग टबिंग? अंडर हंग टबिंग का कौन सा, निम्न में से कौन सा एडवांटेज नहीं है? तो पंपिंग की जरूरत नहीं पड़ती हमें, टेम्पररी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, स्कैफोल्ड की जरूरत नहीं पड़ती है अगर अंडर हंग टबिंग करते हैं तो, और सिंकिंग का काम और स्ट्राटा कंट्रोल का काम साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ चलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पंपिंग की जरूरत नहीं पड़ती ऐसा नहीं है, पंपिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है भाई, संप में तो पानी जाके इकट्ठा होवे करेगा ना, कितना भी रोक लो। टबिंग कुछ नहीं होता, कास्ट आयरन का एक ऐसा बक्सा होता है, आयरन का बना हुआ एक ऐसा बक्सा होता है। साइड से देखोगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, सामने से देखोगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार का बक्सा होता है। इसको बोलते हैं टबिंग, है ना? बार बार पलटी मारता है ना आंसर में। कंक्रीट लाइनिंग, देखिए कंक्रीट लाइनिंग दो टाइप की होती है, एक होता है रीइंफोर्स कंक्रीट लाइनिंग, एक होता है मोनोलिथिक कंक्रीट लाइनिंग। कंक्रीट लाइनिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं और ब्रिक वर्क का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं हम इसमें। ठीक है, और ये ब्रिक वर्क से ज्यादा मजबूत भी होता है। ठीक है, शाफ्ट में चारों तरफ आप कंक्रीट का एक लेयर बना दीजिए। अब कंक्रीट को अपनी जगह पर रखने के लिए हम शटरिंग का इस्तेमाल करते हैं। शटरिंग कहाँ पे आप देखे हैं, जब घर बनवाते हैं, घर की जब छपाई होती है तो छपाई सॉरी घर में जब पिलर्स बनाए जाते हैं तो पिलर्स को चारों तरफ से एक लोहे की प्लेट लगा के क्या कर दिया जाता है,
ढक दिया जाता है ताकि जो पिलर्स है, पिलर्स में जो कंक्रीट भरा हुआ है वो बाहर ना आने सके। ठीक है, बस अरे काय लड़ते हो भाई, कुरुक्षेत्र थोड़ी है, सब पढ़ने आते हो ना। तुक्का मारने की प्रैक्टिस कर लो। हैं, वही अच्छा है। A vertical shaft which joins two underground roadways but does not extend to the up to the surface is known as। ऐसा वर्टिकल शाफ्ट जो दो अंडरग्राउंड रोडवेज को ज्वाइन करता है लेकिन सरफेस तक नहीं जाता। ड्रिफ्ट, स्टैपल पिट, क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट या फिर शाफ्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्टैपल पिट। रहता शाफ्ट जैसा ही है बट सरफेस तक नहीं जाता। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका शाफ्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं स्टेपल पिट बनाऊं तो कुछ इस प्रकार का स्टेपल पिट होगा। ये है आपका शाफ्ट और ये है आपका स्टेपल पिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल मेथड्स ऑफ सिंकिंग इज बेस्ट फॉर ओनली लूज डिपॉजिट्स। निम्न में से कौन सी सिंकिंग जो है तो सब शाफ्ट सिंकिंग मेथड सबसे बेस्ट है किसके लिए, लूज डिपॉजिट्स के लिए। दो ड्राइवेजेस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है स्टेपल पिट। कैसन मेथड या फिर फोर्स्ड ड्रॉप शाफ्ट मेथड या फिर पाइलिंग मेथड या फिर न्यूमेटिक कैसन मेथड। तो जो पाइलिंग सिस्टम होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो अच्छा पाइलिंग सिस्टम जिसको नहीं पता है वो जान ले कि जो ऐसे घर जहां पर आप छत नहीं बनवा के आप एक शीट लगा देते हो घर के ऊपर। ठीक है, तो वो जो शीट होती है उसी शीट को ऐसे घुमा के फोल्ड करके और जमीन में ऐसे नीचे धीरे धीरे धंसाते चले जाओ, वही होता है पाइलिंग सिस्टम। ठीक है, नहीं दिखा रहा यार, दिखा देता। चलो यार फोटो मिल जाएगा, एक बार लेक्चर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following special methods of sinking is best for only loose deposits। अच्छा ये हो गया ना। 29, which of the following method of sinking consist of cylinder of brick with steel cutting shoe। निम्न में से कौन सा सिंकिंग मेथड में एक सिलेंडर होता है ब्रिक का, जिसमें बॉटम में ब्रिक का ऐसे सिलेंडर होता है। ठीक है, पूरा ईटे का बना होता है और उसके बॉटम में इस प्रकार का शू लगा होता है, कटिंग शू, स्टील कटिंग शू। इसका आंसर पाइलिंग सिस्टम है। 28 का आंसर पाइलिंग सिस्टम है। ठीक है,
अब इसमें 29 में ओपन कैसन मेथड, फ्रीजिंग मेथड, पाइलिंग सिस्टम या फिर सीमेंटेशन प्रोसेस। तो ओपन कैसन मेथड में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें कि बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैसन मेथड। निम्न में से कौन सा जो है तो कैसन मेथड के अंडर नहीं आता। सिंकिंग ड्रम प्रोसेस, फोर्स ड्रॉप शाफ्ट मेथड, न्यूमेटिक कैसन मेथड या फिर पाइलिंग मेथड। नहीं आता है, कैसन मेथड का एक टाइप नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। न्यूमेटिक कैसन मेथड में हम क्या यूज करते हैं, हम हाई कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सप्रेस करने के लिए, और ताकि पानी जो है तो अंदर ना घुसने पाए। जब आप शाफ्ट सिंकिंग कर रहे होते हो चारों तरफ से पानी अंदर आने की कोशिश करता है, तो ये पानी बाहर फेंकने के लिए हम न्यूमेटिक कैसन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। न्यूमेटिक मतलब एयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पानी अंदर ना आने पाए शाफ्ट सिंकिंग करते समय। तो इसमें पाइलिंग मेथड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें कि बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ सिंकिंग स्ट्राटा इज कन्वर्टेड इनटू लार्ज ब्लॉक ऑफ फ्रोजन ग्राउंड। निम्न में से किस मेथड ऑफ सिंकिंग में स्ट्राटा को एक बहुत बड़े फ्रोजन ग्राउंड के ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सीमेंटेशन प्रोसेस, फ्रीजिंग मेथड, कैसन मेथड या फिर पाइलिंग मेथड, ठीक है। तो इसमें फ्रीजिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फ्रीजिंग मेथड में यह कार्य होता है कि आपका कहीं पर पानी है और पानी के चारों तरफ है ना आपको शाफ्ट सिंकिंग करनी है, तो आप क्या करोगे, इस प्रकार से चारों तरफ पाइप बिछा दोगे और उस पाइप में जो है तो आप एक केमिकल बहाओगे। उस केमिकल के कारण आसपास का पानी पूरा जम जाता है, एकदम हार्ड हो जाता है। अब इसमें शाफ्ट सिंकिंग आप आराम से कर सकते हो। रशिया में ये प्रोसेस होती है। अब वो जो केमिकल है, फ्रीजिंग मेथड में जो केमिकल यूज होता है वाटर बियरिंग स्टार्टर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए, वो केमिकल का नाम क्या है। NaCl, CaCl2, CaCl3, NaOH। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीमेंटेशन प्रोसेस। निम्न में से सीमेंटेशन प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है। मतलब सीमेंटेशन प्रोसेस के कुछ टारगेट होते हैं कि हम सीमेंटेशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो किस चीज के लिए हम नहीं करते हैं, टू स्टेबलाइज कोलैप्सिंग ग्राउंड, टू रिड्यूस इनफ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर, टू प्रिवेंट सैंड बॉइलिंग, टू इंप्रूव वर्किंग कंडीशन। जो आपका कोलैप्सिंग ग्राउंड है उसको स्टेबलाइज करने के लिए, या फिर वाटर इनफ्लो को, शाफ्ट में वाटर का इनफ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए, सैंड बॉइलिंग को रोकने के लिए, ठीक है, जो सैंड बार बार पूरा बह के अंदर आ रहा है, चारों तरफ से रेत जो आ रही है उसको रोकने के लिए, या फिर वर्किंग कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड निहाल गौतम। रियाज गुड। अनिल गलत है, ठीक है। तो वर्किंग कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए नहीं किया जाता है ना। इनमें से सभी इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सीमेंटेशन प्रोसेस के। तो सीमेंटेशन प्रोसेस के चार ऑब्जेक्टिव होते हैं, टू स्टेबलाइज कोलैप्सिंग ग्राउंड, टू रिड्यूस द इनफ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर, टू अवॉइड फ्लडिंग एंड टू प्रिवेंट सैंड बॉइलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें कि बोलता है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्री सिंकिंग ट्रीटमेंट। प्री सिंकिंग ट्रीटमेंट के फायदे क्या हैं। इट रिड्यूसेस सरप्राइज स्टॉपेज ऑफ सिंकिंग, मतलब सिंकिंग का एकाएक स्टॉपेज को घटाता है कि एकाएक सिंकिंग हमें हमारा ना रुके। ह्यूमिडिटी को रिड्यूस करता है, वाटर इनफ्लो को रिड्यूस करता है, और सिंकिंग की स्पीड को बढ़ाता है। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर हो जाता है रिड्यूसेस ह्यूमिडिटी, ठीक है। अरे गलत हो गया क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा सा गलत हो गया। इज नॉट होगा यहाँ पे। अब बताइए।
ठीक है, ह्यूमिडिटी को रिड्यूस नहीं करता ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केमिकल्स आर यूज्ड इन प्री सिलिकेटाइजेशन प्रोसेस। प्री सिलिकेटाइजेशन प्रोसेस में, हाँ और हाँ एक चीज और कि आपका यहाँ पे प्री सिंकिंग ट्रीटमेंट में आपका जो है तो ह्यूमिडिटी, प्री सिंकिंग ट्रीटमेंट जो होता है इसमें ये चीज करता है, प्री सिंकिंग ट्रीटमेंट ये चीज भी करता है और ये चीज भी करता है ना, सिंकिंग रेट को बढ़ाता है, रिड्यूसेस वाटर इनफ्लो एंड सिंकिंग करते समय एक सिंकिंग ना रुके उसको रोकने के लिए प्री सिंकिंग ट्रीटमेंट, उसको रोकने के लिए प्री सिंकिंग ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर बात करें रिड्यूसेस ह्यूमिडिटी, तो जो पोस्ट सीमेंटेशन ट्रीटमेंट होता है, पोस्ट सीमेंटेशन ट्रीटमेंट होता है वो क्या करता है, वो ह्यूमिडिटी को घटाता है, मतलब कि पानी जितना ज्यादा आएगा उसको रोकता है। ठीक है, पानी कम होगा तो ह्यूमिडिटी भी कम होगी। दूसरी चीज आपका वर्किंग कंडीशन को इंप्रूव करता है, ह्यूमिडिटी घटेगी तो वर्किंग कंडीशन भी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। हाँ, अब बताइए विच केमिकल्स आर यूज्ड इन प्री सिलिकेटाइजेशन प्रोसेस। प्री सिलिकेटाइजेशन प्रोसेस में किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से केमिकल्स यूज होते हैं? सिलिकेट ऑफ सोडा, एल्यूमिनियम सल्फेट, बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर तो पता ही है यार सबको, बोथ। ठीक है, दोनों का इस्तेमाल करते हैं हम, सिलिकेट ऑफ सोडा या फिर एल्यूमिनियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, शाफ्ट में ऐसे, ये हमारा शाफ्ट है, शाफ्ट में चारों तरफ ऊपर से देखोगे तो इस प्रकार का हम होल्स मारते हैं और उन होल्स में ये केमिकल्स भर देते हैं। ठीक है, तो इन केमिकल्स के भरने के कारण क्या होता है कि जो क्रैक्स होते हैं वो क्रैक्स पूरी तरह से फुलफिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस काम आता है ये। तो बोथ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें कि ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर एनलार्जिंग द होल। होल का साइज बड़ा करने के लिए, किसी भी बोरहोल का साइज बड़ा करने के लिए निम्न में से किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? बोरहोल मशीन का, रीमर का, रोलर बिट्स का, या फिर इनमें से सभी का? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रीमर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रीमर जो है ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि वो होल के डाया को बड़ा कर देता है। लगभग 3.6 मीटर का अगर होल होगा तो उसको 6.2 मीटर के आसपास इतना बड़ा कर देता है रीमर। ये एक बड़े साइज की मशीन होती है, बोरहोल मशीन होती है, बहुत बड़ा सा उसका बिट होता है, बहुत बड़ा साइज का बिट होता है उसका, उसको बोलते हैं रीमर। क्वेश्चन नंबर 37, द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग होल्स विथ केमिकल्स इज नोन एज। जो होल्स का ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं केमिकल्स से, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सीमेंटेशन, सिलिकेटाइजेशन, फ्रीजिंग, या फिर लाइनिंग? तो होल्स का जो केमिकल्स की मदद से हम ट्रीटमेंट करते हैं उसको बोलते हैं सिलिकेटाइजेशन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 38, होल्स टू बी ट्रीटेड विद केमिकल्स आर नोन एज। जिन होल्स का हम केमिकल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं उन होल्स को किस नाम से जाना जाता है? प्रोडक्ट होल, सिलिकेटाइजिंग होल, सीमेंटिंग होल, फ्रीजिंग होल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रोडक्ट होल। प्रोडक्ट होल के नाम से जाना जाता है। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.